गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा और उसका जो सेकंड है उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का किस प्रकार से गठन होता है। उच्च न्यायालय का गठन न्यायाधीशों की योग्यता, पदच्युति, वेतन भत्ते, सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिवक्ता व्रत, कार्य एवं दायित्व, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और उच्च प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। देखो, उच्च न्यायालय राज्य न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालय की ही भांति होता है, सर्वोच्च न्यायालय के ही समान होता है। उसके नीचे स्तर का न्यायालय हम उच्च न्यायालय कहते हैं। सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब कितने हो गए? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले इस प्रकार 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। पर इस प्रकार लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का विकल्प भी रखा जा सकता है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा 2 राज्य हैं परंतु एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो वर्तमान में इस प्रकार से 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। अब आज हम इसका गठन देखते हैं कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे, इसी तरह उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय में उसके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य राज्यपाल के परामर्श से, यानी कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह से और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की इस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्यपाल के परामर्श पर ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में और उच्च न्यायालय राज्य में, प्रत्येक राज्य में इस प्रकार से कार्य करते हैं। दूसरा आता है न्यायाधीशों की योग्यता, कि न्यायाधीशों में सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, यानी कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या वह राष्ट्रपति की निगाह में विधिवेता हो, उच्च कोटि का इस प्रकार से विधिवेता या ज्ञाता हो। तो इस प्रकार की वो योग्यता रखता हो। प्रत्येक न्यायाधीश की जो कार्य अवधि है, सर्वोच्च न्यायालय में तो 65 वर्ष है, परंतु उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक वह न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष। ये ध्यान रखना कि दोनों में आयु सीमा का अंतर है। तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक वह अपना कार्य कर सकता है। अब आता है पदच्युति। वैसे तो किसी कारणवश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता, केवल एक ही माध्यम है जो उसे हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग के माध्यम से। क्योंकि उस पर अगर किसी प्रकार का कदाचार या भ्रष्टता या दुर्व्यवहार की स्थिति में या इस प्रकार का आरोप लगा हो, तब हम उस पर महाभियोग जारी कर सकते हैं, या वो स्वयं अपना त्यागपत्र देना चाहे, ऐसी स्थिति में भी वो पद से हट सकता है। क्योंकि 62 वर्ष जरूरी नहीं कि 62 वर्ष तक वो कार्य करेगा, 62 वर्ष से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है स्वेच्छा से। परंतु अगर वो किस प्रकार का दुर्व्यवहार या इस प्रकार संविधान के विरुद्ध कार्य करता है
तो उस पर महाभियोग द्वारा हम उसे हटा सकते हैं और किसी भी कारणवश उसे नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और यहाँ पर जो प्रस्ताव है, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। वैसे तो महाभियोग की बहुत कठिन प्रक्रिया है। यह महाभियोग 2/3 बहुमत दोनों सदनों में पारित होना बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो इस कारण 2/3 अगर बहुमत से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया है या ये पारित हो जाता है, तब हम उसे हटा सकते हैं, अन्यथा उसे किसी भी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। अब आता है वेतन भत्ते। यहाँ भारत की संचित निधि से राज्य के जो उच्च न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनको वेतन दिया जाता है। यानी कि भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है और इसको इस प्रकार अपने राष्ट्रपति की समथिंग ही वेतनमान मिलता है और इसको लंबे समय और अच्छा वेतनमान मिलने के कारण इसे पद का डर नहीं होता है, तो वह निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से कार्य करता है। अब आता है सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिवक्ता वृत्ति। जैसे कि ये सेवानिवृत्त हो जाता है 62 वर्ष की आयु के बाद, क्या होगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद ये केवल जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है या जिस पर ये सेवा का कार्य कर रहा है, जिस अदालत में या उच्च न्यायालय में, उसमें और निम्न व विशेष न्यायालय में सेवानिवृत्ति के बाद ये कार्य नहीं कर सकता। भले ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्य कर सकता है। तो इसमें इस प्रकार से सेवानिवृत्ति के पश्चात इसे कुछ इस प्रकार का बंधन होता है इसमें। अब आता है कार्य एवं दायित्व। ये न्यायिक कार्य भी करता है और गैर न्यायिक कार्य, दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं इसके साथ। गैर न्यायिक और न्यायिक दोनों प्रकार के ही प्रवृत्ति के कार्य किए जाते हैं। यानी कि न्यायपालिका है, न्यायाधीश है, तो न्यायिक कार्य भी करता है, पर कुछ इस प्रकार के मुकदमे आ जाते हैं गैर न्यायिक, तो उनको भी सुलझाने का कार्य करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि इस प्रकार के मुकदमे हैं जो केवल उच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं, जैसे वसीयत है, तलाक है, विवाह है, या कोई अन्य अवमानना या मानहानि का ऐसा दावा है, वो है। मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी किसी नागरिकों के मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी उच्च न्यायालय क्या करता है, इस प्रकार के जो कार्य हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसी में ही इन मुकदमों को पेश किए जाते हैं, चाहे वो वसीयत के हों, तलाक के हों, चाहे विवाह के हों। तो इस प्रकार के जो मुकदमे होंगे वो कहाँ पर, उच्च न्यायालय में ही पेश किए जाएंगे, प्रारंभ में उच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं। अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये दो प्रकार के मुकदमे की सुनवाई करता है, दीवानी और फौजदारी। दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी में तो इस प्रकार के मुकदमे आ जाते हैं जो जमीन जायदाद संबंधी कोई मुकदमे होते हैं वो आते हैं, और फौजदारी मुकदमे में वो आते हैं जैसे मारपीट, हत्या या किसी प्रकार की इस प्रकार का जो मुकदमा है वो इस प्रकार के मुकदमे। तो दोनों ही प्रकार के अपील हम कहाँ कर सकते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम इसकी अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई अपीलीय क्षेत्राधिकार के
अंतर्गत की जाती है। अपीली क्षेत्राधिकार के बाद आता है उच्च प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। उच्च प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में जो उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की ही भांति अधीनस्थ न्यायालयों की जांच और विशेष न्यायालयों के प्रशासन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों की जांच कर सकती है ये, और विशेष न्यायालयों के प्रशासन का क्षेत्राधिकार इनको दिया गया है। इसी तरह से संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई मामला हो तो वो भी उच्च न्यायालय देखती है। इस प्रकार अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी जिस प्रकार हमने सर्वोच्च न्यायालय में देखा कि अभिलेख न्यायालय साक्ष्य या स्मृति के रूप में कार्य करता है, इसी प्रकार अभिलेख न्यायालय के कार्य के रूप में भी ये कार्य करता है। इसके भी कुछ इस प्रकार के मुकदमे हैं जो अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। तो इस संबंधी जो हमने आज उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया, पहले गठन देखा, फिर न्यायाधीशों की योग्यता देखी, पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वो निम्न और विशेष न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार कार्य एवं दायित्व जो है न्यायिक और न्यायिक दोनों ही प्रकार के कार्य वो कर सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक में जो ऐसे मामले हैं जो केवल इसी में उच्च न्यायालय के सम्मुख ही पेश किए जा सकते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोनों प्रकार के मुकदमे, चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई की जाती है। उच्च प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में वो संविधान की व्याख्या, प्रशासनिक और अभिलेख, ये अभिलेख से संबंधित जो भी है न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार आज हमने उच्च न्यायालय का जो गठन देखा है, उच्च न्यायालय का गठन, इस प्रकार से प्रश्न अगर आ जाता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है, तो हम ये निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।